तो स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। आज हम लोग हिंदी शिक्षण में जानेंगे मैगजीन्स ऑफ टीचिंग मदर टंग एंड इट्स लिटरेचर अर्थात मातृभाषा और उसके साहित्य शिक्षण के सूत्र। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है और सीखने के कई नियम प्रतिपादित भी किए हैं। उन्होंने उत्तम सीखने के लिए आवश्यक तत्वों की खोज भी की है, उत्तम शिक्षण के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया है। इस संबंध में अपने अनुभव और निर्णय को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है। ये सूत्र हैं: ज्ञात से अज्ञात की ओर चलो, सरल से जटिल की ओर चलो, मूर्त से अमूर्त की ओर चलो, पूर्ण से अंग की ओर चलो, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलो, आगमन से निगमन की ओर चलो, अनिश्चित से निश्चित की ओर चलो, अनुभूत से तर्क युक्त की ओर चलो, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलो, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर चलो, प्रकृति का अनुसरण करो। इन्हें ही आज शिक्षण सूत्र कहा जाता है। इन शिक्षण सूत्रों के अनुसार शिक्षण करने से शिक्षण प्रभावशाली होता है। शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र। प्रायः लोग शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों में अंतर नहीं करते हैं, परंतु इनमें मूलभूत अंतर होता है। शिक्षण सिद्धांत किसी भी विषय के शिक्षण पर समान रूप से लागू होते हैं, परंतु शिक्षण सूत्र समान रूप से लागू नहीं होते हैं। कोई शिक्षण सूत्र किसी विषय के किसी प्रकरण से शिक्षण पर लागू होता है और कोई शिक्षण सूत्र किसी अन्य पर लागू होता है। इनमें सबसे बड़ी अंतर ये होता है कि शिक्षण का कोई भी सिद्धांत किसी दूसरे सिद्धांत के पालन में बाधक नहीं होता है, जबकि शिक्षण सूत्रों के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ परिस्थितियों में तो शिक्षण सूत्र का पालन करने में किसी दूसरे शिक्षण सूत्र की एकदम अवहेलना होती है और उस स्थिति में शिक्षकों को अपने विवेक से काम लेना होता है। वह किस शिक्षण सूत्र का पालन करे, भाषा एवं साहित्य के शिक्षण में उपयुक्त शिक्षण सूत्रों का कब और कैसे प्रयोग किया जाए, इस संबंध में हम आपका मार्गदर्शन कर देते हैं। सबसे पहले मातृभाषा और उसके साहित्य शिक्षण में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग में सबसे पहला आता है प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर चलो। इसका अर्थ है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का विकास करना चाहिए। बच्चे एकदम नए तथ्य को नहीं समझ पाते हैं, वे उन्हीं वस्तुओं, क्रियाओं और तथ्यों को सरलता से सीखते हैं जिनका संबंध उनके अनुभव और अर्जित ज्ञान से होता है। मनोविज्ञान के सहचर्य के नियम इसी तथ्य पर बल देते हैं। बच्चे सर्वप्रथम वस्तुओं और वस्तुओं के लिए भाषा ध्वनि शब्दों से परिचित होते हैं, अतः बच्चों को मातृभाषा की मूल ध्वनियों अक्षरों का ज्ञान इन्हीं परिचित वस्तुओं एवं उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से कराना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर चलो। बच्चों को पहले सरल तथ्यों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, उसके बाद कठिन का कराया जाना चाहिए, फिर कठिन तर्क का होना चाहिए। बच्चों का मानसिक विकास एक विशेष क्रम में होता है और वे अपने मानसिक विकास के अनुसार ही सीखते हैं। बच्चों के लिए क्या सरल है क्या कठिन है, ये एक मानसिक विकास और पूर्व अनुभव और ज्ञान पर आधारित होता है। मातृभाषा एवं उसके साहित्य लेखन के संबंध में इसका अर्थ है कि बच्चों को पहले सरल शब्दों एवं वाक्यों को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया जाना चाहिए। उसके बाद अपेक्षाकृत कठिन शब्दों एवं वाक्यों को सुनना और बोलना, पढ़ना, लिखाया जाना चाहिए। पहले उन्हें सरल भाषा और सरल भाव वाली कहानियां सुनाई जानी और लिखाई जानी चाहिए। पहले उन्हें सरल भाषा और सरल भाव वाले गद्य पद पढ़ाए जाने चाहिए, उसके बाद अपेक्षाकृत कठिन भाषा और भाव वाले गद्य पद पढ़ाए जाने चाहिए। अगला पॉइंट आता है प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर चलो। इसका अर्थ होता है कि बच्चों को पहले मूर्त वस्तुओं एवं वास्तविक क्रियाओं को दिखाया जाना चाहिए, उसके बाद उन्हें उनसे संबंधित तथ्य स्पष्ट किए जाने चाहिए। भाषा मूर्त वस्तुओं और क्रियाओं की प्रतीति एवं अमूर्त भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। इसका विकास मूर्त से अमूर्त के रूप में ही होना चाहिए। इसका शिक्षण भी इसी क्रम में होना चाहिए। बच्चों को पहले वस्तुओं एवं क्रिया दिखाई जानी चाहिए, उसके बाद उनके लिए शब्द
दिखाए और सिखाए जाने चाहिए। आगे चलकर ये कार्य कल्पना के आधार पर किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। अगला चौथा पॉइंट आता है प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट्स, पूर्ण से अंग की ओर चलो। जर्मन गेस्टाल्ट वैज्ञानिकों ने ये तथ्य उजागर किया कि व्यक्ति किसी वस्तु अथवा क्रिया का प्रत्यक्षीकरण सर्वप्रथम उसके पूर्ण रूप में करते हैं, उसके बाद उसके अंगों पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के रूप में बच्चे किसी वृक्ष का प्रत्यक्षीकरण सर्वप्रथम उसके पूर्ण रूप में करते हैं, उसके बाद उसके तने, डाली और पत्तों पर ध्यान देते हैं। मातृभाषा एवं उसके साहित्य शिक्षण के संबंध में इसका अर्थ है कि बच्चों को पहले पूर्ण को सुनना बोलना सिखाया जाना चाहिए, उसके बाद शब्दों एवं अक्षरों को पहचानना, पढ़ना, लिखना सिखाया जाना चाहिए। अगला पांचवा पॉइंट आता है प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलो। नियम एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन विशिष्ट परिस्थितियों के निरीक्षण एवं उसके प्राप्त अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा किया जाता है। तब हमें बच्चों के नियम एवं सिद्धांतों का ज्ञान इसी क्रम में करना चाहिए। पहले उनके विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उनका विश्लेषण एवं संश्लेषण का सामान्यीकरण करके नियम एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करना चाहिए। इसी को विशिष्ट और सामान्य की ओर चलना कहते हैं। इस सूत्र का पालन विशेष रूप से भाषा के तत्वों का ज्ञान कराने अथवा व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। छंद, रस एवं अलंकार एवं लेखन की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराने के लिए विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना चाहिए। अगला पॉइंट आता है प्रोसीड फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव, आगमन से निगमन की ओर चलो। विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों एवं सिद्धांत निकलवाने की विधि को आगमन विधि कहते हैं और खोज एवं नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग द्वारा ज्ञान को स्पष्ट करने की विधि को निगमन विधि कहते हैं। यह सूत्र इस बात पर बल देता है कि सर्वप्रथम आगमन विधि द्वारा नियम एवं सिद्धांतों को निकलवाना चाहिए, उसके बाद खोजे गए नियम एवं सिद्धांतों का प्रयोग कर उनकी सत्यता की परख करवानी चाहिए और इस प्रकार तत्संबंधी ज्ञान को स्थायी रखना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे प्रोसीड फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, अर्थात अनिश्चित से निश्चित की ओर चलो। बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। बच्चे प्रारंभ में सहज अनुकरण कर द्वारा सीख जाते हैं, परंतु इस समय वह जो भी कुछ सीखते हैं वह प्रायः अस्पष्ट एवं अनिश्चित होता है। यह सूत्र इस बात पर बल देता है कि प्रारंभ में बच्चों को किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य को सामान्य ज्ञान कराना चाहिए, फिर अन्य वस्तुओं, क्रियाओं और तथ्यों से तुलना करते हुए उसका स्पष्ट ज्ञान कराया जाना चाहिए। मातृभाषा शिक्षण में इस सूत्र का पालन छोटे बच्चों को वस्तुओं एवं क्रियाओं के लिए निश्चित शब्द सीखने के लिए किया जाना चाहिए। आगे कक्षाओं में जब बच्चे को संधि, समास, छंद, रस और अलंकार का ज्ञान कराना होता है तब भी इसी क्रम में कराया जाना चाहिए। पहले उन्हें केवल ये अनुभव कराया जाना चाहिए कि कोई शब्द संधि से बना है या समास से बना है, किसी काव्य रचना में किसी छंद का निर्वाह हुआ है अथवा नहीं हुआ है, उससे किसी रस की अनुभूति होती है या नहीं होती है, उसमें कोई अलंकार चमत्कार होता है अथवा नहीं होता है। उसके बाद उनका विश्लेषण कर उनके रूप और नाम में परिवर्तन होना चाहिए। नंबर 8, प्रोसीड फ्रॉम इंपीरियल टू रेशनल, अनुभूत से तर्क युक्त की ओर चलो। प्रारंभ में बच्चे अनुभव और अनुकरण द्वारा सीखते हैं, परंतु जैसे ही बाल्यावस्था में दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं वे ही तर्क करने लगते हैं। किशोरावस्था में तो किसी तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करते हैं। ये सूत्र इस बात पर बल देता है कि किसी भी स्तर पर बच्चों को तथ्यों का ज्ञान कराने के लिए पहले उन्हें उसकी अनुभूति करानी चाहिए, फिर उसे तर्क द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। मातृभाषा शिक्षण में शब्दों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी और वाक्यों के शुद्ध रूप को इसी क्रम में करना चाहिए। मातृभाषा की साहित्यिक रचनाओं की समालोचना तो अपने रूप में ही इसी क्रम में की जा सकती है। नंबर 9, प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलो। किसी भी समस्या से ऐसे जीवित टुकड़े करना और उनको जोड़ने की समस्या हल तैयार हो जाए, विश्लेषण कहलाता है। जिस विधि द्वारा इन खंडों में प्राप्त ज्ञान को जोड़ा जाता है अर्थात किसी सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है उसे संश्लेषण कहते हैं। यूं तो इस सूत्र का प्रयोग विशेष रूप से गणितीय समस्याओं के हल करने में किया जाता है, परंतु कहीं कहीं पर अन्य विषयों के शिक्षण में लाभकारी भी होता है। मातृभाषा शिक्षण में जब व्याकरण में किसी
नियम का ज्ञान कराने के लिए विशिष्ट उदाहरणों को प्रस्तुत का सामान्यीकरण किया जाता है। तो विशिष्ट उदाहरणों का सर्वप्रथम एक एक करके विश्लेषण किया जाता है, फिर उनका संश्लेषण कर सामान्यीकरण किया जाता है। संधि विच्छेद और समास विग्रह कर शब्दों का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए भी इसी क्रम का पालन करना चाहिए। साहित्यिक रचनाओं के गुण दोषों स्पष्ट करने के लिए भी शिक्षकों को इसी क्रम का अनुसरण करना चाहिए। नंबर 10, प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर चलो। शिक्षण करते समय मनोवैज्ञानिक क्रम से चलने का अर्थ बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति एवं उनकी रुचि एवं रुझान के अनुसार ही विषय सामग्री का चयन करना चाहिए और इन्हीं के अनुसार शिक्षण भी करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक क्रम का ये अर्थ है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से जिस क्रम में सीखते हैं उन्हें उसी क्रम में सिखाना भी चाहिए। हम जानते हैं कि बाल्यकाल के द्वितीय चरण में उससे आगे के काल के बच्चे तर्कपूर्ण सीखने में रुचि लेते हैं, अतः इस अवस्था में उन्हें जो भी कुछ सिखाया जाए उसे तर्क द्वारा स्पष्ट भी किया जाए चाहिए। बच्चे मातृभाषा को पूर्ण वाक्यों में सीखना शुरू कर देते हैं, भले ही वे वाक्य एक शब्दीय हों। उदाहरण के स्वरूप में प्रारंभ में भूख लगने पर केवल दो ध्वनि का उच्चारण करते हैं, परंतु इसमें पूर्ण वाक्य का अर्थ होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चों की मातृभाषा की शिक्षा पूर्ण वाक्यों से ही शुरू करनी चाहिए, परंतु ये बात केवल मौखिक भाषा पर ही लागू होती है, लिखित भाषा पर नहीं। लिखित भाषा के लिए बच्चों को सर्वप्रथम मूल ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह विशेषज्ञों विषय लिपि का जानना आवश्यक होता है। मातृभाषा हिंदी की मूल ध्वनियों को किस क्रम में लिखवा सिखाया जाए, इसके लिए तार्किक क्रम अपनाना चाहिए। हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों को एक विशेष तार्किक क्रम में रखा गया है। स्वर एवं व्यंजन और व्यंजनों को कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, वर्गहीन, अंतस्थ, वर्गहीन, ऊष्म में ये क्रम उच्चारण अवयवों के आधार पर निश्चित किया गया है। हमें बच्चों को मातृभाषा हिंदी की मूल ध्वनियों को इसी तार्किक क्रम में सिखाना चाहिए। मातृभाषा और उनके साहित्य में के शिक्षण में इस क्रम का पालन करने से शिक्षण प्रभावशाली होता है। नंबर 11, अंतिम पॉइंट है हमारा, फॉलो नेचर, प्रकृति का अनुसरण करो। एक समय था जब बच्चों को छोटा प्रौढ़ समझा जाता था और उन पर ज्ञान को ऊपर से थोपा भी जाता था। स्विस शिक्षा शास्त्री रूसो ने इसका विरोध किया और बच्चों को अपनी प्रकृति के अनुसार सीखने दो का नारा बुलंद किया। मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट किया बच्चों की वृद्धि और विकास एक विशेष क्रम में होता है। उसी क्रम में उनका प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण, तर्क और समस्या समाधान की शक्तियों का विकास होता है और उनकी ग्रहण शक्ति बढ़ती है। इस सूत्र का अर्थ है बच्चों को उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता और उनकी रुचि, रुझान, अभिक्षमता, योग्यता के अनुसार पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। मातृभाषा उनके साहित्य के शिक्षण में भी इस सूत्र का पालन करना चाहिए। शिशुओं की मातृभाषा की शिक्षा उनके जीवन से संबंधित रुचियों, विषयों का वार्तालाप और छोटी छोटी 2 पात्रों वाली कहानियों से शुरू करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।